आकाश लांबा ये कहते हैं कि हमने विनय चारा को वकील दिया है। हाँ अब वकील देने की बात तो छोड़ो, हाँ आपके दो बंदे ने एफआईआर किया है जी, वो तो तो एफआईआर वापस लो, ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। ताज्जुब लगता है ये बौद्ध मेंबर है बोलते, हाँ लेकिन मुझे लगता है ये बौद्ध मेंबर नहीं है, ये डुप्लीकेट बौद्ध है। हाँ और ये पूरे हिंदू ब्राह्मणों को सपोर्ट कर रही है, हाँ, मैडम और हाँ, किरण लामा हाँ। और कुछ लोग। भंते जी, आप मानते हैं कि आकाश लामा ने इस आंदोलन को मिसगाइड किया है? उसी के साथ साथ मिसगाइड नहीं किया, हाँ। पूरा बेच दिया है, विश्वासघात किया है। क्योंकि जैसे ही विनय चारे अंदर गए, ये नागपुर की सभा चालू कर दी इन्होंने और खुद को अच्छा बताना चालू कर दिया। ऐसा मतलब खुद को ही वो बड़ बता रहे हैं कि विनय चारे ने ऐसा किया, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जैसे कि विलास खरा थे वो आपके ऊपर आरोप करते हैं, वैसे ही आकाश लामा है वो विनय चारे पर आरोप करते हैं। तो ये महाबोधि की लड़ाई अलग रहेगी और एक दूसरे के ऊपर आरोप ही चालू हो नहीं, गए। देखिए मैं तो जिसका नाम लिया आपने उसका जी। नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा उसके मास्तिक में जल भरा हुआ है और वो जल बहुत जल, वो एक तो उसकी दवाखाने में जाने की जरूरत है, ये मेंटली ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। वो पागल है, उस पागल का हम नाम नहीं लेना चाहते। फिर भी आप चैनल के माध्यम से अगर आप डिबेट करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। विनय चारा जैसे ही छुट्टा है, जेल रिहार होता है, तो उसकी सभा पहले नागपुर में होगी, तय हो गया है। आज हमको जितना भी बहुजन मीडिया ने सपोर्ट किया है, इस आंदोलन को गति प्रदान किया है, ये बहुजन मीडिया की देन है। और कुछ आंदोलनकारियों ने बहुजन मीडिया को बदनाम करने की कोशिश की है, आरोप लगाया है, एलिगेशन लगाया है और कुछ चंद चैनल को पैसा देकर अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ये सब समाज देख रहा है, अभी समाज जागरूक हुआ है। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। जैसे कि आपको पता है कि महाबोधि से जुड़ी हुई सारी खबरें हमारे चैनल के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हम महाबोधि से जुड़े हुए मुद्दे पर बात करने आए हैं। हमारे साथ है भंते हर्ष बोधि जी, जो कि महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष है। तो सबसे पहले आपको वंदना भंते जी के मंगल हो। आपने हमें आपका कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दिल्ली में जो अभी आप गए थे और जो समिति गठन हुआ है, जो आंदोलन हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस आंदोलन को लेकर। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हुए देख रहे हैं, उससे मैं मंगल कामना करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ये करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आपने पूछा है कि अभी बुद्धगया में वर्तमान में 5 तारीख को जो जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना हुआ था जी। महाबोधि मावयार मुक्ति के संदर्भ में 1949 के एक्ट निरस्त करने के संदर्भ में जी, तो मैं वहाँ पर गया था। तो जंतर मंतर पर बहुत अच्छा प्रतिसाद भिक्षुओं का मिला जी। लेकिन जिस लोगों ने, जैसे वर्तमान में आंदोलनकारी लोग थे बुद्धगया में, ये उन्हीं के द्वारा ये मीटिंग आयोजित की थी जी। लेकिन जो आंदोलनकारी है पता नहीं क्या बात है, तो वो लोग आए नहीं हैं जी। तो वहाँ पर हमारे बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल थे, ज्ञानज्योति थे और करीबन 22 राज्य के भिक्षु लोग आए थे जी। और वैसे ही हर राज्य के बौद्ध उपासक उपासिका भी आए थे जी। तो जंतर मंतर पर जो भी आंदोलन से लेकर चर्चा हुई, भाषणबाजी हुई और बुद्धगया को जो 1949 का एक्ट है वो किस तरह से निरस्त होना चाहिए, इस पर पूरे तरह से आवाज़ उठी। एक तरफ जो वर्तमान में आंदोलनकारी थे, उनके आंदोलन का परिणाम बिहार सरकार पर नहीं हुआ, चंदा और धंधे के लिए इन लोगों ने आंदोलन किया, उनके विरोध में भी आवाज़ उठी। लेकिन हमने कहा कि अभी बार बार ये आकाश लांबा का नाम लेकर, अभी विरोध लेकर अभी हमको उनको बढ़ाना नहीं है। अभी नए तरह से हम लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाकर प्लानिंग के साथ
बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों को किस तरह से मिलता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए 5 दिन का 5 तारीख का जो धरना प्रदर्शन हुआ, 6 तारीख को और 7 तारीख को 2 दिन में अम्बेडकर भवन में मीटिंग हुई जी। उस मीटिंग में भी करीबन मतलब मुझे लगता है 400-500 लोग थे और भिक्षु भी थे। तो जितने भी मीटिंग में प्रस्ताव थे सभी उपासक भिक्षुओं ने वो मीटिंग को सक्सेस करने के लिए सम्मति दी। वहाँ पर भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, ये 4 प्रमुख है। तो वहाँ पर बहुमत एक किया गया बहुमत से कि जो भी काम होगा भिक्षु संघ के मार्गदर्शन में होगा। बराबर। अभी तक जो भी काम हुआ तो हम चाहते हैं कि किसी को राजनीतिक लोग रहते हैं, किसी भी पार्टी के लोग, तो राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए अपना तैयारी रहती है। तो हमने कहा कि राष्ट्रीय कोर कमेटी बैठेंगे और सबके स्टैम्प पर सपित विधि फ्राम होगा, 100 रुपये का स्टैम्प होगा। और जैसे वो गद्दारी करेगा अपने पास लिखित रहेगा ना, लिखित रहेगा। हाँ। तो अगर वो गद्दारी करता है तो हमारे पास लिखित है तो हम उसको गद्दार करके घोषित करेंगे। वो आंदोलन के साथ गद्दारी नहीं करेगा। और एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, भिक्षु संघ का ही नेतृत्व होगा, उपासक लोगों को भी काम दिया जाएगा। तो इस तरह का प्रावधान 2 दिन की मीटिंग में पारित हुआ है। विशेष रूप से पहले ज़्यादा प्राधान्य जो अभी वर्तमान में आंदोलनकारी विनय चाराज भंते जी है जो जेल में है, उनको बाहर निकालने का कैसा प्रयास किया जाए वो पहली प्राधान्य हमने रखा है, मेरे तरफ से रखी है। और सभी ने बहुमत से बोला कि भंते जी ने बोला वो मांग बिल्कुल जायज है। उसके बाद में हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। अभी वर्तमान में बौद्ध बिहार में पटना में एक सभा होने जा रही है। अच्छा। तो वो सभा होने के बाद ही कौन एक्टिव है, कौन अच्छा व्यक्ति है काम करने लायक, उसी वक्त हम लोग उसको नियुक्त करेंगे। जैसे बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हो, बिहार प्रदेश का सचिव हो, और फिर उनको जवाबदारी देंगे कि आपके बिहार के प्रदेश के अंदर कितने जिले हैं, कितने तालुका है, कितने ब्लॉक है, वो आप वो इस तरह से ब्लॉक लेवल पर समिति स्थापन करेंगे। अच्छा। और वो सारा कोर कमेटी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो भिक्षु लोग है उसको देना पड़ेगा। वैसे ही फिर दूसरी बात मैंने रखा कि जैसे ही विनयाचार्य भंते जल में आता है, जल से रिहा होता है, तो नागपुर एक कर्मभूमि है, क्रांति भूमि है, नागपुर से ही ये आवाज उठी है जी। तो नागपुर में उसका भव्य सम्मान सभा होगी। अच्छा। और 1 दिवसीय 1000 भिक्षु, पूरे भारत के भिक्षु का एक दिन अधिवेशन भी होगा नागपुर में। अच्छा। तो भंते करुणाशील ने भी उनको मान्यता दी। अभी कल एक राजेंद्र पाल गौतम जी का एक वीडियो वायरल हुआ कि विनय चारा को रिहा कर दिया है। तो मैं मानता हूँ कि एक जवाबदार व्यक्ति है, उनको किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग किया है और हमारी भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हाँ गलती से इस तरह से मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जो कोई विधायक है सतीश दास, जो लामा के सपट में था। अच्छा। तो उन्होंने बोले हमको कि जज ने हमको फोन कर दिया है कि हमने छोड़ दिया है। अरे तो हमको थोड़ा सा हंसी आई है। एक राजेंद्र पाल गौतम एडवोकेट है, पढ़े लिखे मंत्री रही है, और किसी के बात पर विश्वास करके इस तरह का जवाबदार व्यक्ति है, इस तरह का बयान देना गलत हो, उनके लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो चलो खैर ठीक है, गलतियां सबसे होती है। तो हमने सोशल मीडिया के मोबाइल के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया कि आइंदा ऐसा अफवाह ना हो। जबकि मुझे मालूम है, मैं कंटिन्यू जो विनय चारा के जो काम कर रहे वकील है, वो जो टीम है, उनसे डेली मैं बातचीत कर रहा हूँ कि क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर हो रहा है। अच्छा। तो लगभग अभी सुबह ही मैंने बात की कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि भंते जी मुझे लगता है कि 10, 12, 15 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने अभी तक जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और जज ने भी उनको पुलिस प्रशासन को डांटा है कि भाई वो जो डायरी थी वो दे दीजिए। और मेन बात है, हम एक स्पष्ट करना चाहते हैं, हम सच्चा बोलते हैं तो लोगों को तकलीफ भी होती है। अगर मान के चलो
आकाश लांबा ये कहते हैं कि हमने विनय आचार्य को वकील दिया है। हाँ अब वकील देने की बात तो छोड़ो, हाँ आपके दो बंदे ने एफआईआर किया है, जी, वो तो तो- एफआईआर वापस लो, ऑटोमेटिक बाहर निकल निकल जाएगा। तो समाज को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे ही कुछ लोग हाँ, जो किसी संगठन से बाहर निकले हुए हैं, उनका नाम निशान नहीं, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी समिति में जाकर अपना अस्तित्व बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों को भिक्षु जैसे काम करते हैं, ऐसे लोगों को डैमेज करने का प्रयास करते, बदनाम करने का प्रयास करते। और छोटे मोटे लोग जो चैनल है, जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं बहुजन हाँ, मीडिया हाँ, में, हाँ। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम देकर 1000-2000 देकर जी। हमारे विरोध में षड्यंत्र करने का प्रयास हो रहा है। तो हम तो कहते हैं कि भाई करते रहो, हमारा तो प्रॉफिट हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये बहुत 3 दिवसीय का जो 2 दिवसीय सम्मेलन था दिल्ली में, निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत था। और सभी राज्य के लोग आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले कुछ दिन के बाद, जुलाई है, तो ये जो 29 तारीख का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है, उसी के लिए मैं थोड़ा सा तो तब छूट जाएंगे वो, ऐसा लग रहा है आपको विनय आचार्य जी? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि अभी महाबोधि महाविहार का जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, जी और 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में लास्ट सेटिंग रखी है। अच्छा तो उसका क्या रिजल्ट आता है, हाँ तो मैं वो देखने के लिए थोड़ा सा ये हूँ, रुका हूँ। और हमारे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय हमारे रासू गवई जी के जो चिरंजीव है हुसैन गवई, अभी वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है और वो बुद्धिस्ट है। और ये सुनहरा अवसर उनको आया है। अगर वो बुद्ध गया का रिजल्ट किसके फेवर में आता है, इसी पर सारे बौद्धों का ध्यान आकर्षित है। तो हम ये कहेंगे कि 29 जुलाई के बाद ही कुछ करना है हमको नागपुर में। फिलहाल हम पटना में अभी बहुत जल्द ये महाबोधि महाविहार के लिए पटना में सभा का आयोजन होगा, आंदोलन किया जाएगा पूरे भारत में। भंते विनय आचार्य जी कब तक छूटेंगे, और ऐसे कौन से आरोप लगाए कि वो छूट नहीं रहे हैं? देखिए, उनको पूरी तरह से सूझबूझ कर फंसाने का प्रयास किया है। जी जब हमारी वकील से बात हुई है, हाँ जब उन्होंने डॉक्यूमेंट देखा, तो उन्होंने कहा कि इस को पूरा हेतु पुरस्कार फंसाया गया है। अच्छा अगर आप मर्डर का केस लगा रहे हो, हाँ मर्डर की धारा लगा रहे हो, हाँ तो जिसको मारा है हाँ उसका डॉक्टर सर्टिफिकेट मेडिकल हुआ होगा, बराबर तो उस मेडिकल में भी कुछ तथ्य नहीं आया है। हाँ दूसरी बात है, जो दो समुदाय में उत्पन्न निर्माण करने की जो धारा लगाई है, तो मुझे लगता है कि वो धारा भी गलत है। ये जो सुजीत मिश्रा है, बीटीएमसी में अकाउंटर है, अच्छा उसने बुद्ध जयंती के भूतपूर्व 11 तारीख को गया जिले के और बुद्ध गया के कुछ सन्यासियों को बुलाकर मीटिंग की। और बुद्ध जयंती 12 तारीख को होती है और गवर्नर तो निमंत्रित है। तो एक तरफ आंदोलन चल रहा है, बौद्धों की मांग है, और दूसरी तरफ ये लोग ये साबित करना चाहते थे कि यहाँ पर शिवलिंग है। अगर ऑलरेडी शिवलिंग कोई है नहीं, अगर शिवलिंग वहां कैसे आएगा जहाँ बुद्ध का मियार है, अशोक सम्राट द्वारा है। तो ये रोजी रोटी अपना पेट पालने के लिए वो धंधा बनाया है। तो उन्होंने वो राज्यपाल के माध्यम से काफी सन्यासियों को बुलाकर जो हिंदू धर्म के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा जो पूजा की, और वो वीडियो वायरल हुआ, उसके वजह से महाराष्ट्र के लोग अपडेट करवा दिए। और ये किसी देवी देवता को मानने वाले नहीं है, ना 33 कोटि देवता को पूजने वाले हैं। तो इनके दिमाग में तो अम्बेडकरवाद है। तो इन्होंने ये आवाज उठाई कि हमारे बुद्ध जयंती के दिन हमारे ही मंदिर में हिंदुओं के द्वारा, पंडितों के द्वारा पूजा पाठ क्यों हुई। तो ये आक्रोश हुआ जी। और ये सुजीत मिश्रा नाम का व्यक्ति और बीटीएमसी के सचिव उस पर जवाबदार है, बीटीएमसी के मेंबर किरण लांबा जवाबदार है। मैं ताज्जुब लगता है ये बौद्ध मेंबर है बोलते, लेकिन मुझे लगता है ये बौद्ध मेंबर नहीं है, ये डुप्लीकेट बौद्ध है। और ये पूरे हिंदू ब्राह्मणों को सपोर्ट कर रही है, मैडम और किरण लांबा और कुछ लोग। अगर ये बीटीएमसी उसके हाथ में, तो रोक सकते थे कि इस तरह की पूजा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज बुद्ध जयंती है, बुद्ध का शांति का संदेश देना चाहिए।
और ये राज्यपाल भी सोचना चाहिए कि मैं राज्यपाल हूँ, मेरी अपनी एक गनीमा है, हाँ। और इस पद पर होने के बाद मुझे क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, और एक मुसलमान होके वही ब्राह्मण होके पूजा कर रहा है। हाँ। तो ये मैसेज होने से वो सुजीत मिश्रा ने जो अकाउंटर है बुद्ध टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में अकाउंटर का काम करता है, उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों को जय श्री राम के नारे लगाने के लिए बुलाया है। इसकी छानबीन होना चाहिए, इनकी पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा छानबीन होना चाहिए। अगर ये छानबीन होती है तो ऑलरेडी विनय चारा जो है बिल्कुल क्लियर साफ हो जाएगा। उसमें क्लियर विनय चारा का कोई दोष नहीं। विनय चारा तो उसको समझाने के लिए गया कि महाराष्ट्र के लोग आए हैं, तो महाराष्ट्र के साथ इस तरह से मत करो, मारपीट मत करो। और कुछ महाराष्ट्र की महिला जो आंदोलनकारी आकाश लामा अपने आप को कहता है, और प्रज्ञाशील, और कुछ लोग कहते हैं चंद्रबोधी पाटिल और समता सैनिक दल के लोग, ये लोग मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा कि मार लग जाने के बाद कह रहे कि मार सेना, मार महाराष्ट्र से मार सेना आई है कि हमको बीपी बढ़ा रहा है, शुगर बढ़ा रहा है। इस तरह की बात आकाश लामा ने बोली है और महाराष्ट्र के लोगों को सपोर्ट नहीं किया है। मैं जहाँ तक अपनी बात रख रहा हूँ बिल्कुल निश्चित रूप से सच और सच है। और मैंने पहले ही कहा था महाराष्ट्र के लोगों को, तो महाराष्ट्र के लोग मेरे भी विरोध में गए थे, सोशल मीडिया में आप जानते थे मेरे विरोध में गए थे, लेकिन अभी सच्चाई समझ में आई। जो लोग मेरे विरोध में गए आज वही मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि भत्ते जी ने जो आपने जो सुझाव और भविष्यवाणी की थी वो निश्चित रूप से 100% सच हुई है। और ये आंदोलनकारियों ने 10 तारीख को ही आंदोलन स्थगित किया है, और पूरी तरह जो विनय चारा एक अच्छे नेतृत्व में, एक क्रांतिकारी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हो रहा था, उसको षड्यंत्र के तहत रोकने का प्रयास किया है। विनय चारा ने 12 तारीख को सभा के लिए 10,000 कुर्सी मंगाई, पेंडल की तैयारी की, जो भी पैसा उसको मिला है वो खर्च करने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्था करने के लिए तैयार था। लेकिन कहीं ना कहीं ये आंदोलनकारियों ने ये सोचा कि हमने तो आंदोलन स्थगित कर दिया, और ये आंदोलन स्थगित होगा तो 10 फीट कहाँ लगेगा। इसीलिए विनय चारा को डाउन करने के लिए, फिर विनय चारा के अस्तित्व को आगे न बढ़ना और अपना धंधा चालू रहने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान और अपना प्रसिद्धि के लिए ये पूरा का पूरा आकाश लामा ने भारतीय बुद्धों के साथ जो विश्वास था, भारतीय बुद्धों का विश्वास को विश्वासघात किया, भारतीय बुद्धों को धोखा दिया। और बार बार मैं कह रहा था ये प्रज्ञाशील भत्ते जी और आकाश लामा ये धोखेबाज है। और प्रज्ञाशील भत्ते जी भी 6 साल में कमेटी में रहा, तो क्या कमेटी में उस वक्त पंडे नहीं दिखाई दिए? क्या वो कमेटी में उसमें पांडव नहीं दिखाई दिए? चाहे तो कर सकता था, चाहे तो पावर में था तो हटा सकता था। और 24 साल बाद और आकाश लामा के साथ बैठने का क्या मकसद है? इस मकसद को देखते हुए हमने हमेशा, मैं एक आंदोलनकारी रहा 92 से, मैं एक उसका हिस्सा हूँ, तो मैंने कई बार बोला, तो यहाँ के लोगों ने भी, महाराष्ट्र के लोग तो भावनात्मक है, कुछ लोग भारतीय बौद्ध महासभा के लोग डुप्लीकेट बौद्ध है, ये बौद्ध भी है नहीं, ये हिंदू बौद्ध है। मैं अगर अपने इसमें आ जाऊंगा, इनको जाति प्रमाण पत्र मांगूंगा, तो ये बौद्ध है नहीं। तो हमारे माइनॉरिटी बुद्ध के साथ हम देखेंगे बुद्ध का क्या है क्या नहीं, हमारी जवाबदारी है। ये नौटंकीवाज बौद्ध ये हिंदू मार हमको क्यों बताएंगे? मतलब भंते जी, आप मानते हैं कि आकाश लामा ने इस आंदोलन को मिसगाइड किया है? उसी के साथ मिसगाइड नहीं किया, पूरा बेच दिया है, विश्वासघात किया है। क्योंकि जैसे ही विनय चारे अंदर गए, ये नागपुर की सभा चालू कर दी इन्होंने और खुद को अच्छा बताना चालू कर दिया। ऐसा मतलब खुद को ही वो बड़ बता रहे हैं कि विनय चारे ने ऐसा किया, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जैसे कि विलास खरा थे वो आपके ऊपर आरोप करते हैं, वैसे ही आकाश लामा है वो विनय चारे पर आरोप करते हैं। तो ये महाबोधि की लड़ाई अलग रहेगी और एक दूसरे के ऊपर आरोप ही चालू हो गए। देखिए, मैं तो जिसका नाम लिया आपने उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा, अभी मीटिंग में दिल्ली के मीटिंग में जी मैंने बोलने के बाद उसने फिर वही बात उठाई जी, और किसी एक भिक्षु को प्रलोभन देकर मेरे विरोध में बाइट देने के लिए कहा, और वो भिक्षु सुबेरे होटल में सभी के सामने माफी मांगा। आप बड़े भाई हो, मुझे गलती हो गई, मुझे इस तरह से इस लोगों ने प्रलोभन देके आपके विरोध में बोलने के लिए कहा है। और जब ये विरोध में बोला तो सभी लोगों ने विरोध किया। बंते करुणाशील ने कहा कि ये व्यक्तिगत तो किसी के बारे में चर्चा न कीजिए, और उसको हकल दिया, उसको हकल दिया, भाग गया। और हम भी कुछ बहुजन मीडिया के लोगों ने उनको फोन किया कि भाई आप बार बार हर्षद मोदी को टारगेट कर रहे, ये कर रहे कि क्या बोलते माननीय नितिन गडकरी साहब को क्यों बुलाया,
किस लिए बुलाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई मेरा धर्मगुरु तो है नहीं, कि कोई मेरा बॉस है नहीं है। मैं धर्मगुरु हूँ, मैं किसी को भी बुला सकता हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक नेता को बुला सकता हूँ, संविधान पद है मैं बुला सकता हूँ। लेकिन टोटल मेरा व्यक्तिगत जेले किसी के कारण, ये जो मैं नाम नहीं लेता, जेले किसी कारण जिसको हटाया है, जिसको गद्दार घोषित किया गया है, जिसमें कोई संगठन में नाम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को कि अभी संगठन तोड़ने का ही प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा नाम लिया और वो बनते क्या बोलते शिष्य बनी है, उसको एक वीडियो करके मेरे विरोध में बोलने के लिए कहा। जब मैंने उनसे मिला तो मैंने उनको समझाया, उन्होंने माफी मांगी कि भंते जी आप बड़े भाई मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी नहीं बोलूंगा, और इसके बहकावे में आया। अब बताओ इस तरह की वो साजिश करता है तो उसके मन में मस्तिष्क में कितना जहर फैला हुआ है। और व्यक्तिगत मैं धर्मगुरु, और फिर कुछ लोगों ने डिबेट के लिए बोला तो भगोड़े के जैसे भाग गया। अच्छा, दिल्ली से मैं तो तैयार था, आप सबूत लेके आ जाओ। डिबेट किस बात की थी? यही डिबेट इस बात की थी कि मुझे बार बार कह रहे हैं कि नितिन गडकरी के साथ ये काम किया, ये आरएसएस का काम कर रहा है, आरएसएस ने इसको भेजा है और आरएसएस के भंते जी है। तो आपके पास प्रूफ है ना, तो प्रूफ लेके आ जाओ, मैं भी आता हूँ। अगर आप सिद्ध कर दो तो मैं अपना चिवर उतार कर समाज को माफी मांग लूंगा। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा ये आप सोच लीजिए। तो आप हमारे चैनल से माध्यम से चैलेंज कर दीजिए। हाँ, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज नहीं, सभी के चैनल नागपुर में, अभी नागपुर में हूँ। हाँ। अगर उसके अंदर हिम्मत है, हाँ। अगर उसके पास मेरा आरएसएस का प्रूफ है, सबूत है, तो सबूत के साथ आए, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, और उनकी चैनल वाले ने उनको फोन किया तो उनको ही धमकी दिया कि मैं एफआईआर करूंगा, ये करूंगा। इस तरह का वो आदमी मुझे टारगेट करके ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ। अच्छा। उसको वो जलन हुई है। अभी मैं बुद्ध के मीटिंग में भी था, सारे भिक्षु मुझे सम्मान दे रहे थे। मैं सीनियर हूँ ना, बनते ज्ञान ज्योति से भी सीनियर हूँ, बनते के राहुल से भी सीनियर हूँ। बनते ज्ञान ज्योति से याद आया, आज ही मुझे उनके जो थे मैनेजर, उनका मैसेज आया, वीडियो आया, आपको दिखाता हूँ। उनको भी आरएसएस का बता दिया। नहीं, अब देखिए ना, बनते ज्ञान ज्योति का जन्मदिन है जी। तो मैंने सवेरे फोन किया, उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझे बोला कि बनते जी आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हाँ। मैंने उनसे बात की कि बहुत जल्द आपकी अध्यक्षता में 1000 भिक्षु का यहाँ अधिवेशन होगा, और विनय चारा जैसे ही छुट्टा है उनका सम्मान सभा होगी। लोगों को, जो लोग आरएसएस का बोल के बदनाम कर रहे हैं ना, वही लोग आरएसएस के हैं, वही लोगों को पैसा दिया जा रहा है, ऐसी टोरी बनाई जा रही है। मैं तो बार बार आह्वान कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि आइए ना, सामने डिबेट कीजिए। आप सबूत के साथ आइए कि नहीं, आपके पास कोई ना कोई कागज होगा कि नहीं, आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होगा कि नहीं। मैं किससे मिलता हूँ, वो माननीय देवेंद्र फडणवीस से मिला, महाराष्ट्र सदन यात्री निवास होना चाहिए बोधगया के लिए, उसका फोटो जोड़ता है। गडकरी साहब का सम्मान हुआ बोधगया में, पूरे देश विदेश के लोगों ने 1500 देश विदेश के भिक्षु थे और भारत के 3-4 हजार भिक्षु थे, तो उसका सम्मान हुआ है। और वो सम्मान हुआ है तो गडकरी को क्यों बुलाया? अरे भाई, बोधगया है, वहां पर कोई भी आ सकता है, संविधान। अभी मोदी साहब आ गए, अभी राहुल गांधी जी गए हैं, तो किस किस को रोकेंगे? तो क्या राहुल गांधी हो गए तो कांग्रेस के हो गए? क्या नितिन गडकरी जी को बुलाए तो बीजेपी के हो गए? और योगी को बुलाए तो उसके हो गए? क्या समाजवादी के बुलाए समाजवादी को? अभी रावण आएंगे तो क्या आजाद के? इस तरह के वो आदमी, अच्छा। उसके मस्तिष्क में जहर भरा हुआ है, और वो बहुत जल्द वो एक तो उसकी दवा खाने में जाने की जरूरत है, ये मेंटली ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। वो पागल है, उस पागल का हम नाम नहीं लेना चाहते। फिर भी आप चैनल के माध्यम से अगर आप डिबेट करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ जी। अब इस आंदोलन में जो धरना आंदोलन था वो तो पूरी तरह से स्थगित हो गया है, तो अभी इस आंदोलन की दिशा, मतलब इसको नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि आकाश लामा जी अलग चल रहे हैं, विनय चार्य जेल में है, और आप अपनी तरफ से चला रहे हैं, तो मतलब विश्वास आम जनता किस पे विश्वास करे और किसको सपोर्ट करे? नहीं, मैं तो आंदोलन में नहीं था, आंदोलन के विरोध में नहीं था, और जो नेतृत्व कर रहे हैं ना उसके विरोध में था। आंदोलन होना चाहिए, महाबोधि महावीर का जो एक्ट है 1949 का निरस्त होना चाहिए, संविधान विरोधी है, ये निश्चित रूप से आंदोलन होना चाहिए। लेकिन आंदोलन जो करता थे, नेतृत्व करता थे, इस पर मेरा भरोसा नहीं था। ना प्रज्ञाशील पर भरोसा था, ना आकाश लामा पर भरोसा था, ना भारतीय बौद्ध महासभा के चंद्रबोधी पाटिल पर भरोसा था, ना समता सैनिक दल के लोगों पर भरोसा था। क्योंकि भारतीय बौद्ध महासभा के भी कितने टुकड़े हैं, समता सैनिक के कितने टुकड़े। तो मेरा ये मानना था कि अभी वर्तमान में इस देश को
और बाबा साहब के कारवा को और प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए एकमात्र शक्ति बची है भिक्खु संघ। और ये भिक्खु संघ को संगठित होकर एक संगठित होने का मैं काम करूंगा। भिक्खु संघ के पूरे भारत के भिक्खु संघ को संगठित होकर संगठन शक्ति के बल पर हम लोग सारे बौद्धों की समस्या हल कर सकते हैं। अभी आरपीआई के टुकड़े हो गए, कौन राजनीतिक कितने टुकड़े हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के माध्यम से बुद्ध ने जो संघ की शक्ति का बल बताया है, संघ के आधार पर हम लोग पूरे भारत के भिक्षु संघ बहुत जल्दी नागपुर में संगठित होकर एक होकर ये भिक्षु संघ के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके पहले भी आंदोलन हुआ ससाई जी के नेतृत्व में, बनते आनंद के नेतृत्व में, तो आपने देखा है, मैं भी हिस्सा हूँ। अब कमजोर गलतियां तो इनकी भी हुई है कि माइनॉरिटी में गए, कोई मेंबर बने, 6 साल तक प्रज्ञाशील सेक्रेटरी बने, तो आंदोलन तक खत्म हुआ है। अब 2 साल के बाद ये आकाश लामा आया है, ये सोशल मीडिया के वजह से ये हलचल तो हुई है, हलचल हुई है, लेकिन आंदोलन को दिशा देने का काम, आंदोलन को प्रभावशाली बनाने का काम, आंदोलन को प्रभावशाली बनाकर बिहार सरकार पर प्रेस दबाव लाने का जो ताकत थी वो आकाश लामा ने जुटाई नहीं, प्रज्ञाशील ने जुटाई नहीं। केवल हवा में बैठे रहे, पैसा आता रहा, पैसा लेते रहे, सरकार पर ऐसा प्रेशर नहीं आया। इसलिए नीतीश सरकार ने इस आंदोलन को संज्ञान में नहीं लिया है। अभी नए तरह से भिक्षु संघ के नेतृत्व में आंदोलन मजबूत होगा। हम आंदोलन कर रहे हैं, अभी बैठ नहीं रहे कि धरने पर अभी हम लोग बैठेंगे नहीं, हम आंदोलन करेंगे, जगह जगह आंदोलन करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। कब तक होगा ये महाबोधि मतलब ब्राह्मणों से मुक्त? मैं ये चाहता हूँ कि ये अभी बिहार सरकार का इलेक्शन है जी, उसके पहले बिहार सरकार को अगर हिलाना है और इसका नीतीश सरकार ने इस आंदोलन को संज्ञान में नहीं लिया और एक एक्टू बदल के लिए उन्होंने कोशिश नहीं की, तो आने वाले इलेक्शन में माननीय सीएम नीतीश कुमार जी को इसका खामियां भरना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्द हम भिक्षु संघ की मीटिंग करके, एक व्यापक बैठक करके, सम्मेलन करके, एक शिष्टमंडल नीतीश सरकार को विज्ञापन देंगे कि भाई ये 1949 का जो एक्ट है रद्द कीजिए। विशेष रूप से हमने ऐसा प्लानिंग भी किया है, जो गया का जिला गया का अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष रहता है चेयरमैन होके महाबोधि मंदिर का। तो हम चाहते हैं कि जिला गया का कलेक्टर जो कार्यवाहक अध्यक्ष हो, लेकिन बुद्ध गया मंदिर का चेयरमैन एक दूसरा आईएएस हो और मैनेजमेंट कमेटी का सचिव बौद्ध हो और 4 बौद्ध है ही और 5वां कलेक्टर हो गया, तो बहुमत हमारा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक बुद्ध गया का जो मंदिर का व्यवस्थापन समिति है वो चलेगी। आपको एक चैनल के माध्यम से मैं बात करना चाहता हूँ, मंदिर मुक्त करने की बात नहीं है, मंदिर जगह पर है जी। लोग बोल रहे हैं मंदिर को मुक्त करो, मंदिर को मुक्त क्या करेंगे? क्या वहां से हटाकर तुम्हारे घर में देंगे? मंदिर जो नियम है जी, एक्ट है, उस एक्ट का निरस्त करके मंदिर का मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, व्यवस्थापन बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न कि भंते विनयचार्य जी के छूटने के बाद क्या है आपकी मतलब अगले कदम, और कैसी कैसे सभाएं होगी और क्या करोगे आप? मतलब अभी मैं बहुत जल्दी मेरा यहाँ से 14 का जाने का तय हुआ है। मैं 15 को बोधगया में हूँ और 16-17 को मैं इसको मिलूंगा विनयचार्य को और वकील साहब को भी, और जो टीम लगी हुई है छोड़ने के लिए उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे और फोन के द्वारा भी आप लोगों को हम लोग संदेश पहुंचाएंगे। और बहुत जल्द मुंबई में, नागपुर में, चंद्रपुर में, बेंगलोर में ऐसे सभाएं होगी और दिल्ली में भी सभा होगी और भिक्षु संघ की बैठक करके हम लोग तय करेंगे कि किस किस जगह सभा होगी। लेकिन एक तय है, विनयचार्य जैसे ही छुट्टा है, रिहार होता है, तो उसकी सभा पहले नागपुर में होगी, तय हो गया है। किसी भी जगह नहीं होगी, पहले नागपुर के बाबा साहब के धम्म क्रांति भूमि में होगी और इसी क्रांति भूमि से महाबोधि महाविहार की क्रांति शुरुआत करेंगे। और बहुत बड़ा पैमाने पर पूरे भारत के विभिन्न 38 राज्यों से हम लोग बुला रहे हैं, 38 राज्यों से। अच्छा, 28 जितने भी कितने राज्य है उस राज्य से हम लोग 10-10 भिक्षु बुला रहे हैं। अच्छा। तो अरुणाचल प्रदेश हो, हिमाचल हो, आसाम हो,
नागालैंड हो, केरला हो, बेंगलोर हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, हर स्टेट से 10-10 भिक्षु, 10-10 उपासक बुला रहे हैं ओके। और बुद्ध गया का आंदोलन मजबूत कर रहे हैं। और उसमें हमारे डॉक्टर के करुणाशील राहुल रहेंगे, भंते आनंद जी रहेंगे, हाँ। हमारे बहुत सारे बिहार के भंते जी रहेंगे, हाँ। हमारे ऑल इंडिया भिक्षु संघ के सचिव भंते प्रज्ञादीप जी रहेंगे, हाँ। बहुत सारे आनंद भंते जी रहेंगे बुद्धा से। सभी डिफरेंट ईस्ट नॉर्थ इंटरनेशनल भिक्षु संघ का सम्मेलन नागपुर के दीक्षा भूमि, पवित्र भूमि पर होगा, नागपुर में होगा। और सारे उनकी रहने की, भिक्षुओं की आने जाने की, खाने की सारी व्यवस्था नागपुर में की जाएगी। जो गेस्ट लोग आएंगे उसकी रहने की व्यवस्था, एक ऐसी रणनीति बनाकर। और बहुजन मीडिया की? बहुजन मीडिया तो हमारे साथ में है, बहुजन मीडिया हमारे साथ में, बहुजन मीडिया के ही वजह से हम लोग समाज में जाएंगे, बहुजन मीडिया के माध्यम से हम लोग समाज को अपनी बात रखेंगे, बहुजन मीडिया के माध्यम से ही समाज को जागरूक करने की बात करेंगे। और बहुजन मीडिया ये काम करेगा तो उनके भी तरफ देखा जाएगा, उनके भी तरफ सोचा जाएगा, उनका भी सम्मान किया जाएगा, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि आज हमको जितना भी बहुजन मीडिया ने सपोर्ट किया है, इस आंदोलन को गति प्रदान किया है, ये बहुजन मीडिया की देन है। और कुछ आंदोलनकारियों ने बहुजन मीडिया को बदनाम करने की कोशिश की है, आरोप लगाया है, एलिगेशन लगाया है, और कुछ चंद चैनल को पैसा देकर अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ये सब समाज देख रहा है, अभी समाज जागरूक हुआ है। और मुझे लगता है ये जो आंदोलन 90 दिन का हो रहा है, अभी टोटल तंबू बम्बू के साथ उखड़ गया है, अब केवल अभी नाम मात्र का है। और ये लोगों में अभी जगह जगह जाके जो सभाएं कर रहे हैं, अब लोग जान गए हैं। हमारे पत्रकार जब आए हैं तो उससे नागपुर के लोगों में भी एक आक्रोश है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग हैं आंदोलनकारी, बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध गया का महाविहार मुक्त होना चाहिए, ऐसे लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि कंफ्यूज ना रहिए। जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप खुली आंख से, अगर आपको अच्छा लगता है कि ये सही दिशा में जा रहा है तो आप उसको योगदान कीजिए। नहीं तो जो आंदोलन के नाम को आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको चंदा मांग रहे हैं, ऐसे लोगों को चंदा योगदान ना दीजिए। और ये आंदोलन जो हुआ है अभी तक, अगर चंदे और धंधे के लिए नहीं हो रहा था तो नहीं होता तो आज तक इसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता था। ये मैं एक जवाबदारी व्यक्ति बोल रहा हूँ। और फिर पुनः मैं आप सभी जितने भी अम्बेडकर राइट लोग हैं उनसे कहूँगा कि आप लोगों का स्वाभाविक है सोचना किस पर विश्वास करें, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसको आप विश्वास करें और उसको आप सपोर्ट करें, उसको आप सहयोग दें। मैं ऐसा आपको आह्वान करता हूँ। तो शुक्रिया भंते जी, अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे हमारे साथ भंते हर्ष बोधी जी। और दोस्तों, जैसे कि इन्होंने कहा कि नेशनल मीडिया जो है वो पूरी तरह से बाइकआउट हो गए हैं महाबोधि आंदोलन को लेकर, तो बहुजन मीडिया ही आपको हमेशा महाबोधि से छोटी से छोटी खबर आपको दिखाती है। तो आप हमें धम्मदान करना ना भूलें, इस स्कैनर पर आप हमें आर्थिक सहायता जरूर करें दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।